कहानी की शुरुआत एक भयानक बर्फीले तूफान के दृश्य से होती है, जहां समुद्र किनारे मौजूद हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। तभी अचानक तापमान इतनी तेजी से गिरने लगता है कि इंसानी जिस्म पल भर में जमने लगते हैं। लोग अपनी जान के लिए किया जा सके। लेकिन जेक का मानना था कि इस तकनीक पर हर उस देश का बराबर हक है जिसने इस मिशन में उनका साथ दिया था। हालांकि इसी मीटिंग में जेक का भाई मैक्स भी मौजूद था। वह जेक को टेक्स्ट मैसेज करके शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन जेक अपने सिद्धांतों से समझौता करने से साफ इनकार कर देता है और आखिरकार उसे इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है। मीटिंग से बाहर निकलते ही जेक की मुलाकात उसके भाई मैक्स से होती है, जो यूएसए डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और अमेरिकी सरकार के लिए काम करता था। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि जेक को मिशन से बाहर निकलवाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई मैक्स ही था, क्योंकि मैक्स को लगता है कि जेक काम के दौरान अपनी मनमानी करता है और किसी भी ऑर्डर बढ़ने लगता है। यह देखकर वह तेजी से गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से दूर होता है, पीछे की जमीन फट पड़ती है। आग की लपटें
गिरने लगता है, जिससे वह अपना संतुलन खो देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। खुशकिस्मती से अंतिम क्षण में वह सैटेलाइट पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। साथ ही वह ड्राइव लाने में भी कामयाब हो चुका था, लेकिन वह बाकी मेंबर से झूठ बोलता है कि उसे पैनल में कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अभी जो हादसा हुआ वह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर ऐसा किया किसने? दूसरी तरफ मैक्स को रिको का फोन आता है। वह उसे मिलकर कुछ बताने को कहता है, इसलिए मैक्स उससे मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन मैक्स से मिलने से पहले ही गुंडे उसे मार डालते हैं। इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए किल कोड की जरूरत थी, जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास था। दूसरी तरफ जापान, ब्राजील जैसे देशों में हालात बिगड़ने लगे थे। बारिश की छोटी छोटी बूंदों की जगह बर्फ के मोटे गोलों की बरसात हो रही थी। गाड़ियां बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा रही थीं। इधर मैक्स फ्लोरिडा में हो रहे प्रेसिडेंट के भाषण समारोह में समारोह में गुम हो जाता है, ताकि वह लियोनार्ड डेकर से बच सके। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि गद्दार प्रेसिडेंट नहीं बल्कि लियोनार्ड डेकर है, और वह प्रेसिडेंट को जान से मारकर खुद अगला प्रेसिडेंट बनना चाहता है। सच का पता चलते ही सारा तुरंत हवा में गोली चलाकर अफरा तफरी मचा देती है, और इस भगदड़ का फायदा उठाकर वह प्रेसिडेंट को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वह प्रेसिडेंट को नीचे पार्किंग लॉट में लेकर आती है, जहाँ मैक्स पहले से मौजूद था। लेकिन यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना इतना
निकालना आसान नहीं था। कई गुंडे उनके रास्ते में खड़े थे जो उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन सारा अपनी बेहतरीन स्किल्स की बदौलत वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। और तभी पूरा भाषण समारोह एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। आसमानी बिजली जमीन को चीरने लगती है, जिससे बचने के लिए सारा कार को ब्रिज के नीचे ड्राइव करने लगती है। दूसरी तरफ सैटेलाइट स्टेशन के नष्ट होने में अब सिर्फ 55 मिनट बचे थे। सभी क्रू मेंबर एस्केप शटल में बैठ जाते हैं, लेकिन जैक उनके साथ जाने से मना कर देता है। वह फैसला करता है कि किल कोड मिलते ही वह सैटेलाइट को शट डाउन करेगा, जिससे पूरी दुनिया पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा। कमांडर भी उसके साथ सैटेलाइट पर रुकने की जिद करती है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है। आखिर में वह कमांडर का होलो प्रिंट ले लेता है ताकि किल कोड मिलने पर सैटेलाइट का डोर खोल सके। उधर लियोनार्ड डेकर के गुंडे अभी भी प्रेसिडेंट पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जल्द ही सारा सभी गुंडों को ठिकाने लगा देती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी मुसीबत बाकी थी। लियोनार्ड डेकर उनकी कार पर मिसाइल लॉन्चर दाग देता है, जिससे उनकी कार के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि उस धमाके में प्रेसिडेंट, मैक्स और सारा तीनों मारे गए, लेकिन जैसे ही वह चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, सारा उसकी कनपटी पर गन रख देती है। इंटरपोल लियोनार्ड डेकर को हिरासत में ले लेती है, लेकिन अब प्रकृति का कहर बरसना शुरू हो चुका था, क्योंकि सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाके में सुनामी की विशाल लहरें उठने लगी थीं। विशाल समुद्री लहरें इतनी ऊंची थीं कि दुबई की सबसे ऊंची और बेशकीमती बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी उनके सामने चींटी के समान लग रही थी। खैर, दूसरी तरफ मैक्स अब कंट्रोल रूम में पहुंचता है, जहां प्रेसिडेंट अपने होलोग्राम और रेटिना स्कैन की मदद से किल कोड डालता है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन ही किल कोड थे। लेकिन हमेशा जैक से चिड़चिड़ा रहने वाले मैक्स की आंखों में आज पहली बार आंसू थे, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब उसका भाई बच नहीं पाएगा। लेकिन अभी इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। जैक सैटेलाइट को शट डाउन करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैटेलाइट नष्ट होने की आखिरी कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब वह सैटेलाइट का दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डालता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी किसी चमत्कार की तरह कमांडर उसका नाम पुकारती है। वह बाकी मेंबर्स के साथ शटल में नहीं गई थी। वह पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देती है। दूसरी तरफ तूफान अपना विकराल रूप ले चुका था, और इस बार यह तूफान इंडिया में आया था। यह इतना भयानक था कि जो भी चीज उसके सामने आई पल भर में तहस नहस हो गई। इसके साथ ही विशाल सुनामी दुनिया को तबाह कर रही थी। अब जियोस्टॉर्म आने में सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड बचे थे। उधर आखिरकार जैक सैटेलाइट सिस्टम को शट डाउन कर देता है, जिससे उसी पल दुनिया भर में हो रही विनाशकारी आपदाएं रुक जाती हैं। विशाल समुद्री लहरें और तूफानी बवंडर शांत हो जाते हैं। लेकिन अब सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट होने लगी थी। इसी खतरनाक माहौल के बीच जैक की नजर एक छोटी सैटेलाइट पर पड़ती है। वह बिना देर किए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ज्यादा दबाव की वजह से वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, फिर भी दोनों जैसे तैसे वहां तक पहुंच जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और धरती पर मौजूद अधिकारी यह देखकर समझ जाते हैं कि जैक मर चुका है। लेकिन तभी उनकी नजर कंप्यूटर पर चमकती हुई एक चीज पर जाती है। वह वही सैटेलाइट थी जिसमें जैक और कमांडर अभी भी जिंदा थे। तभी कमांडर के साथ ही अपना स्पेस शटल लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं और बिना देर किए उनकी सैटेलाइट को अपने शटल से कंबाइन कर लेते हैं। इस तरह दोनों की जान बच जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।